Hello, good morning, all of you. Good morning, ma'am. Okay. So on the last day, we discussed what are the requirement of the valid will. Today, we are going to discuss testamentary limitations. मैंने आपको बताया था कि विल के अंदर मोटे तौर पे दो ही क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट नोट 3-4 तरीके के आ सकते हैं, पर जो बिग क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, वो दो तरीके के आते हैं. What is will and what are the requisites or elements of the will? Secondly, what are the testamentary limitation to the will? Will क्या है, will के आवश्यक तत्व क्या है, या उसकी आवश्यकताएं क्या है, या फिर उसकी वसीयत की सीमाएं क्या है. इन दो पे बड़ा क्वेश्चन आता है. बाकी शॉर्ट नोट्स बहुत सारे आ सकते हैं. रिवोकेशन ऑफ विल, अबेटमेंट ऑफ लेगेसी, विल इटसेल्फ. तो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस शॉर्ट नोट किसी का भी बन सकता है, पर मोटे तौर पर दो क्वेश्चंस बड़े आते हैं. तो एक क्वेश्चन हमने पिछले डिस्कस कर लिया था. आज हम टेस्टामेंट्री लिमिटेशन को डिस्कस करेंगे. विल, जैसा कि हम जानते हैं कि विल हिंदू लॉ में इंडियन सक्सेशन एक्ट से गवर्न होता है, जबकि मुस्लिम लॉ में ये जो है मुस्लिम विधि से गवर्न होता है. विल के बारे में क्योंकि इसके नियम और जो सारे हैं कुरान में दिए गए हैं, इसलिए डिवाइन माना जाता है कि ये देवी उत्पत्ति है और डिवाइन लॉ से गवर्न होता है. तो इसमें दो लिमिटेशंस दे रखी हैं. वो दो लिमिटेशंस हैं. फर्स्ट लिमिटेशन रिगार्ड टू द पर्सन एंड सेकंड लिमिटेशन है रिगार्ड टू द प्रॉपर्टी. मतलब व्यक्ति के संबंध में सीमाएं, और दूसरा है संपत्ति के संबंध में सीमाएं. तो टेस्टामेंट्री लिमिटेशन मतलब आप विल पूरी प्रॉपर्टी का कर सकते हैं या नहीं कर सकते. जो विल करते हैं, आप जो अपनी संपत्ति की वसीयत करते हैं, उन संपत्ति को क्या क्या ऐसा है कि उससे ज्यादा या इतने लोगों से इससे ज्यादा संपत्ति या इन लोगों को ये संपत्ति नहीं दी जा सकती. तो दो तरह की जो है लिमिटेशंस हैं, दो तरह की सीमाएं हैं में बांधा गया. पहली सीमा है लिमिटेशन एज रिगार्ड टू पर्सन, मतलब व्यक्ति से संबंधित सीमाएं, और दूसरा है लिमिटेशन एज रिगार्ड टू प्रॉपर्टी. तो पहली हम करेंगे लिमिटेशन एज रिगार्ड टू पर्सन. पर्सन मतलब कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को, जैसे हिंदू लॉ में है, मैं आपको इससे समझाती हूँ. हिंदू लॉ में कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति को किसी को भी वसीयत कर सकता है. वो पूरी संपत्ति को अपने वारिसों को छोड़कर, चाहे तो वारिसों को भी दे सकता है, नहीं तो किसी और अनजान व्यक्ति को भी अपनी पूरी संपत्ति को वो वसीयत कर सकता है. परंतु मुस्लिम विधि में ऐसा नहीं है. मुस्लिम विधि में है कि वो अपने किसी दूसरे व्यक्ति को जो प्रॉपर्टी है, मुस्लिम व्यक्ति किसी और व्यक्ति, मतलब वारिसों को संपत्ति मिलेगी ही मिलेगी उसके मरने के बाद, पर यहाँ वसीयत सिर्फ जो है अपने वारिसों के अलावा किसी और व्यक्ति को कर सकता है. हिंदू लॉ में किसी और व्यक्ति को भी कर सकता है, अपने वारिसों को भी कर सकता है. जैसे सपोज एक हिंदू व्यक्ति मरा, उसके 3 बेटे थे, उसने अपनी संपत्ति जो है पूरी की पूरी एक बेटे के नाम कर दी, तो वो हो सकता है. हिंदू विधि में ऐसा है. पर मुस्लिम विधि में एक मुस्लिम व्यक्ति है, अगर वो मरता है, उसके 3 बेटे हैं, तो वो संपत्ति जो है किसी एक वारिस के पक्ष में और या तीनों वारिस के पक्ष में संपत्ति की वसीयत नहीं कर सकता. परंतु अगर उसका कोई नौकर है, कोई दूसरा व्यक्ति है जिसने उस मुस्लिम व्यक्ति की सेवा की है, तो उसके पक्ष में वो संपत्ति कर सकता है. कहने का लिमिटेशन जो है व्यक्ति के यहाँ पे कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपने वारिसों के पक्ष में वसीयत नहीं कर सकता. आई होप आई मेड इट क्लियर कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जब मरता है तो उसकी संपत्ति अगर वो वसीयत करना चाहता है तो अपने वारिसों के अलावा किसी और व्यक्ति को कर सकता है, परंतु अपने वारिसों को संपत्ति की वसीयत नहीं कर सकता. तो यहाँ पे लिमिटेशन क्या है कि एक मुस्लिम व्यक्ति अपने हेयर्स या जो वारिस है, हेयर्स है, उनको प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी विल नहीं कर सकता. ये प्योर लॉ, मैंने कहा ये मुस्लिम लॉ से गवर्न होता है.
तो अब है इसके कुछ एक्सेप्शन। तो पहला मेन रूल क्या है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपने वारिसों को संपत्ति की वसीयत, ही कैन नॉट डू विल इन फेवर ऑफ हिज हेयर्स, अपने वारिसों के पक्ष में जो है विल नहीं कर सकता। अब इसमें दो जो है एक्सेप्शंस हैं कि वो किसी वारिस को विल दे सकता है सब्जेक्ट टू कंसेंट ऑफ द अदर हेयर्स। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि एक मुस्लिम व्यक्ति अगर किसी अपने वारिस को संपत्ति वसीयत करता है, विल लिखता है, तो दूसरे अगर हेयर्स कंसेंट दे देते हैं तो वो विल वैलिड होगी, नहीं तो वो विल इनवैलिड होगी। ठीक है, दूसरे हेयर्स को वो मतलब अपने हेयर को, वैसे जनरल रूल है कि वो अपने वारिसों को विल नहीं कर सकता, अपने हेयर्स को विल नहीं कर सकता, परंतु अगर दूसरे हेयर इसको कंसेंट दे देते हैं तो वो विल की जा सकती है। और दूसरा एक्सेप्शन है कि अगर वसीयत करता है कि कोई वारिस नहीं है, कोई हेयर्स नहीं, दूसरा कोई हेयर नहीं है, वो एक ही है, तो उसको सारी संपत्ति वो विल कर सकता है। बट ये है जनरल रूल। शिया में जो है संपत्ति का 1/3 पार्ट, बट बच्चों थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, पर आप कंसेप्ट वाइज समझते जाना, आपको समझ में आ जाएगा। शिया में जो है 1/3 प्रॉपर्टी हेयर्स के पक्ष में जो है विल की जा सकती। तो हमने क्या पढ़ा, 4 बातें पढ़ी हमने। पहला, कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपने वारिस के पक्ष में संपत्ति का विल या वसीयत नहीं कर सकता, पर सेकंड है कि वो कर सकता है अगर उसके दूसरे वारिस हाँ कर दे। तीसरा है कि अगर उसके कोई और वारिस नहीं हो तो एक वारिस को वो पूरी संपत्ति विल कर सकता है। और चौथा है, शिया के अंदर 1/3 तक की प्रॉपर्टी जो है विल की जा सकती है। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि आगे जब मैं और पढ़ाऊंगी तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। हेलो, ये मैम 1/3 किसी सिंगल, हाँ हाँ बोलिए बोलिए मैम 1/3 सिंगल वारिस को, 1/3 एक जना बोले प्लीज। मैम 1/3 सिंगल वारिस को या फिर 1/3 ऑफ होल प्रॉपर्टी टू ऑल द वारिस? ऑल द वारिस। अच्छा ठीक तो है। शिया में जो है 1/3 तक किसी और वारिस जिसको भी देना चाहता, 1/3 से ज्यादा नहीं दे सकता। अगर मल्टीपल वारिस होते हैं उसमें भी अगर किसी एक को ही 1/3 प्रॉपर्टी दे दे फिर? दे सकता है। मतलब मल्टीपल और वारिस होंगे तो वो तो सारे के सारे इनहेरिट करेंगे ही करेंगे। मतलब कंसेंट, हाँ मतलब वारिस इनहेरिट तो करेंगे ही करेंगे। मतलब इसमें लिमिटेशन है कि कोई भी, मतलब जनरल रूल ये है कि मुस्लिम व्यक्ति अपने जो हेयर्स है या वारिस है उनको संपत्ति को विल नहीं कर सकता। दिस इज द जनरल रूल। और शिया इससे अलग चलता है। शिया कहता है कि 1/3 तक तो जो है वो अपने वारिस को भी प्रॉपर्टी को जो है विल कर सकता है। अब वो 1/3 तक ही करेगा। आगे मैं प्रॉपर्टी की लिमिटेशन बताऊंगी, उसमें आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वो वारिस 1, 2, 4 जितने को भी कर सकता है। वैसे दूसरे जो वारिस है वो प्रॉपर्टी तो इनहेरिट करेंगे ही करेंगे ना। जब वो मरेगा तो उसकी प्रॉपर्टी उसके वारिसों में तो जाएगी। ओके। पर किसी को एक्स्ट्रा देना हो तो वो विल कर सकता है। ये शिया में है। बाकी सुन्नीस में है कि वो जो है उसको प्रॉपर्टी नहीं कर सकता, पर हाँ अगर दूसरे कंसेंट दे देते हैं तो वो उस प्रॉपर्टी को जो है उस वारिस को विल कर सकता। अब है क्वेश्चन ये आता है कि हु इज हेयर, वारिस कौन। मुस्लिम लॉ में बच्चों जो है अपने हिंदू लॉ की तरह सक्सेशन ऐसे नहीं चलता कि बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसा नहीं है। उसमें डिपेंड करता है कि कौन वहां पे जो है नियरर कौन है, दूर कौन है, पास कौन है, ब्लड रिलेशन में कौन है। इस तरह से उसमें जो प्रॉपर्टी जो है सबका शेयर फिक्स होता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसमें, पर इसमें जो है शेयर एकदम फिक्स होता है सबका। तो इसलिए कई बार प्रॉपर्टी जब डिवाइड होती है तो कई बार एक्सेस चली जाती है। कई प्रॉपर्टी जो है काफी जो प्रॉपर्टी ज्यादा रह जाती है और वारिस कम रह जाते हैं, वारिस ज्यादा रह जाते हैं, प्रॉपर्टी ज्यादा। तो ऐसे में फिर प्रॉपर्टी का प्रोपोर्शनेटली सेट करते हैं। खैर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वारिस जो है, ऐसा नहीं है कि एक बेटा है उसके 3 पोते हैं वो भी आ जाएंगे, बेटा मर गया तो ना। इसमें बहुत फिक्स है और सबकी लाइन ऑफ हेयर की जो है वो फिक्स है।
तो इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यू रहता है कि वारिस कौन होगा। तो हम जो भी इश्यू रहा होगा, पर हम ये मान के चलते हैं कि हम वारिस उसको मानेंगे जो एट द टाइम ऑफ डेथ, जब वसीयत करता है, जिसने विल की है, टेस्टर जो है, एट द टाइम ऑफ द टेस्टर, जो उस वक्त, जब उसके मरने के वक्त जो वारिस मौजूद रहेंगे वो वारिस कहलाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज करो कि एक आदमी है जिसने अपने पोते को, एक मुस्लिम आदमी है जिसने अपने पोते को जो है वसीयत करी, पोते को वसीयत करी, और उसके पीछे जो है बेटा, विधवा और वो पोता छोड़ के जाता है। मतलब अपने पीछे जो है वो पोता और एक बेटा और एक विधवा छोड़ के जाता है। अब है कि जब वसीयत करता मरता है, तब उसका वारिस कौन कौन का? उसका वारिस होगा बेटा और उसकी विधवा। उसका पोता एट द डेथ ऑफ द जो टेस्टर है, उसके डेथ के वक्त वो वारिस नहीं है। तो यहाँ पे जो है एट द टाइम ऑफ, तो इसमें इन प्रॉपर्टी इनहेरिट कौन करेगा? इसमें प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे इसकी विधवा और इसका बेटा। पर वो अगर इसने पोते के नाम वसीयत करी है, पोते के नाम वसीयत करी, तो वो वसीयत वैलिड हो, क्योंकि वो उसका उस वक्त वो उसका वारिस नहीं था। अब इसमें इसी प्रॉब्लम में ये लोग कि वही मुस्लिम व्यक्ति, अगर मुस्लिम व्यक्ति मरता है, अपने पीछे जो है विधवा और पोता छोड़ के जाता है, और उसका बेटा पहले मर जाता है, उस व्यक्ति की मृत्यु से पहले मर जाता है। कहने का मतलब दादा जिंदा है, बाप मर गया, पोता यार, हेलो, आवाज में दिक्कत आ रही है। हाँ, आवाज बेटा वो बीच में फोन आ गया था, दैट्स व्हाई। तो अब देखो, पहले ये था कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने जो मरा, उसके पीछे एक बेटा और उसकी विधवा बची हुई थी और एक पोता था। अब हेलो हेलो, Yes, ma'am. सॉरी, हाँ ठीक है। तो बच्चे, जो मुस्लिम व्यक्ति मरा, उसने अपने पीछे एक बेटा और विधवा छोड़ी, तो अब वो पोते को वसीयत करके जाता है। यहाँ पे वारिस जो है उसका बेटा और विधवा होंगे, पोता इसका वारिस नहीं होगा, इसलिए जो वसीयत उसने पोते के नाम की है वो वैलिड है। अब वही मुस्लिम व्यक्ति है, उसने जब वो मरता है, उस वक्त उससे पहले उसका बेटा मर चुका, अब वो पीछे जो है एक विधवा और पोता छोड़ के जाता है, और उसने पोते के नाम वसीयत की, तो यहाँ ये वसीयत इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि पोता अब वारिस हो गया। अब वो उसका नॉन हेयर नहीं रहा, वो उसका हेयर हो गया, तो इसलिए ये वसीयत उसके पक्ष में नहीं की जा सकती जब तक कि दूसरा वारिस यानी उसकी विधवा उसका कंसेंट ना देते। आई होप ये समझ में आ गया कि वारिस कौन? जो एट द डेथ ऑफ द, जो वसीयत करता है, जो टेस्टर है, उसके डेथ के वक्त कौन हेयर होगा, उससे डिसाइड होगी विल वैलिड है या नहीं है। अब है कि कंसेंट कौन देगा और कब दी जानी चाहिए। कंसेंट जो है उसके हेयर्स देंगे, कब देंगे? जब विल खुलेगी। विल खुलती है तो विल कब खुलती है? आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टर। तो डेथ ऑफ द टेस्टर के बाद जब विल खुलेगी, तब जो है उसके वजह जो उसके हेयर्स है, उनको कंसेंट देनी होती है कि वो जो हेयर के पक्ष में विल की है उससे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। अगर वो एग्री करते हैं तो विल वैलिड हो जाएगी, और वो डिसएग्री करते हैं तो विल कैंसिल हो जाएगी, और वो प्रॉपर्टी वापस पूरे हेयर्स में बराबर बटेगी। अब कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि मान लो एक व्यक्ति मरा है, मुस्लिम व्यक्ति मरा, उसने किसी एक्स हेयर के पक्ष में विल कर दी, और पीछे जो है 6 हेयर्स और हैं, जिसमें से 4 तो राजी हैं और 2 राजी नहीं है, या जो भी है, मतलब कुछ 2 कंसेंट देते हैं, 4 नहीं देते हैं।
तो उसमें ये होगा कि जो हेयर्स अपनी कंसेंट देते हैं उसकी प्रॉपर्टी में से वो विल जो हेयर्स के पक्ष में गई है प्रोपोर्शनेटली कटेगी 1/3, बाकी हेयर्स के पक्ष में जो है विल नहीं कटेगी। तो जो हेयर कंसेंट देते हैं उनकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा जाके जिस हेयर के पक्ष में विल की गई है उसको मिलेगा। ठीक है, हमें एक बार और क्लियर करवा दीजिए। सपोज करो कि 4-5 हेयर हैं किसी एक मुस्लिम व्यक्ति के, 5 जो है से पीछे वारिस बचे जो उसकी संपत्ति को इनहेरिट करें। अब उसमें से उसने एक के पक्ष में विल लिख दी कि मेरी जो है कुछ संपत्ति एक्स्ट्रा जो भी संपत्ति विल है वो उसने एक्स के नाम 5 में से एक हेयर के नाम लिख दी। अब वो एक हेयर के नाम जो विल लिखी है वो तभी वैलिड होगी जब चारों दूसरे हेयर कंसेंट देंगे। ठीक है, तो चारों दूसरे हेयर कंसेंट देंगे। अब चारों दूसरे अगर दे देते हैं तब तो ओके, जितनी उसने विल लिखी है जो प्रॉपर्टी है वो सबके उसमें से बराबर बराबर जाके सब में से हिस्सा बराबर बराबर कट के उसको मिल जाएगी। परंतु अब उन चारों में से 3 जने कहते हैं हम तो नहीं देंगे, या एक कहता है मैं राजी हूँ, या 2 कहते हैं हम राजी हैं, 2 कहते हैं नहीं राजी होते, जो भी बाकी बचे हेयर में। तो जो हेयर्स कंसेंट देते हैं, जो राजी हैं, उनकी प्रॉपर्टी में से प्रोपोर्शनेटली प्रॉपर्टी में से हिस्सा निकल के उस जो जितनी विल प्रॉपर्टी की है उस हेयर के पक्ष में वहां चली जाएगी। बाकी जिन्होंने नहीं की उनको अपना हिस्सा पूरा का पूरा मिलेगा। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। मैं आगे जब प्रॉपर्टी 1/3 होगी तो मैं और बताऊंगी। यस मैम, यस मैम। अब है कंसेंट, और शिया में थोड़ा सा और है। शिया में जो कंसेंट है आफ्टर डेथ नहीं, डेथ से पहले भी दी जा सकती है। विल कर दी, विल में अगर मान लो पहले डिस्क्लोज हो जाता है तो वो विल दे सकता है। देन कंसेंट कैसे दी जा सकती है? कंसेंट एक्सप्रेसली भी दी जा सकती है, इम्प्लाइंड भी दे सकते हैं। एक्सप्रेस मतलब बिल्कुल बोल के कह सकते हैं कि हाँ आप जो है ये प्रॉपर्टी रख सकते हैं, हमें जो विल करी है वो मंजूर है। या फिर आप कुछ नहीं बोलते, आपके एक्ट ऐसे कंडक्ट, मतलब इम्प्लाइंड और एक्सप्रेस दोनों तरीके से कंसेंट दी जा सकती। अब है कि वारिस जो है, एक बहुत प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आता है, क्या जब कोई व्यक्ति मरा और उसका जो उस व्यक्ति ने किसी हेयर के पक्ष में अगर विल लिखी है और जो दूसरा जो वारिस है वो अभी मेजर नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ बोला यहाँ मेजोरिटी एज 18 ईयर्स है, वो अगर मेजर नहीं है और वो कंसेंट देने की पोजीशन में नहीं है, तो ऐसे में क्या उस माइनर बच्चे की कंसेंट उसके गार्जियन दे सकते हैं? अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो माइनर बच्चे की कंसेंट उसके गार्जियन नहीं दे सकते। जब वो बच्चा बड़ा होगा तो ही वो अपनी कंसेंट दे पाएगा, बाकी पहले उसकी कंसेंट उसकी प्रॉपर्टी में से प्रोपोर्शनेटली हिस्सा नहीं दिया जाएगा, उसका हिस्सा उसको एज इट इज मिलेगा। ठीक है, मतलब माइनर हेयर की जी मैम। माइनर खुद ही देगा जब वो मेजर होगा, उसकी तरफ से उसके गार्जियन कंसेंट नहीं दे सकते। कॉम्पिटेंस ऑफ कंसेंट का, जैसे मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि कंसेंट देने वाला कैसा होना चाहिए, हेयर जो भी कंसेंट देगा वो मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए। तो वो खुद ही कंसेंट देगा उसकी तरफ से, वो अगर अनसाउंड माइंड है या अगर साउंड माइंड नहीं है तो उसकी तरफ से कोई कंसेंट नहीं देगा, वो कंसेंट देने की कॉम्पिटेंसी नहीं रखता है, तो उसका जो शेयर है उसको बराबर, जितना उसका शेयर है उसको खुद को उस वारिस को मिलेगा। देन एक बार अगर आपने कंसेंट दे दी तो उसको वापस रिट्रैक्ट नहीं की सकते। आपने अगर कंसेंट दे दी कि भाई हाँ मैं अपना प्रोपोर्शन, मतलब जिस शेयर के पक्ष में विल करी है मैं उसके लिए राजी हूँ, तो ऐसी कंसेंट अगर एक बार आपने कंसेंट दे दी तो उस कंसेंट को वापस रिट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो बच्चों ये है लिमिटेशन रिगार्डिंग टू द पर्सन। और कई बार जो है क्वेश्चन ये भी आता है, शॉर्ट नोट भी आता है या डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेंट भी आता है। तो शॉर्ट नोट जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेंट आता है तो उसमें आप विल के रिगार्डिंग ये कंसेंट की 4-5 बातें लिखेंगे। देन सेकंड जो है क्वेश्चन वो है लिमिटेशन एज रिगार्ड टू प्रॉपर्टी। पहले हमने एज रिगार्ड टू पर्सन, उसमें क्या था, बहुत मोटे तौर पे है कि किसी को भी विल किया जा सकता है पर हेयर को विल नहीं किया जा सकता। हेयर को विल करता है तो दूसरे जो वारिस हैं वो राजी होंगे तो ही मान्य होगी, और शिया में जो है 1/3 तक विल की जा सकती है। दैट्स ऑल।
ये 4 बातें मोटी, बाकी तो सारी उसकी कॉम्प्लिकेशंस है। देन लिमिटेशन रिगार्ड टू प्रॉपर्टी। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति, जैसे हिंदू में, अब मैं आपको दो कंपेयर करूंगा तो समझ में आएगा। हिंदू में कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी की पूरी संपत्ति किसी को भी, मतलब अननोन व्यक्ति, नॉन, किसी को भी गिफ्ट कर सकता है। सॉरी, गिफ्ट क्या, विल कर सकता है, किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी विल कर सकता है। मुस्लिम में जो प्रॉपर्टी है, आप अगर किसी को विल करना चाहते हैं, मतलब हेयर्स को तो कर ही नहीं सकते, पहला लिमिटेशन हमने पढ़ ही लिया था। इसका मतलब आप अपने हेयर के अलावा किसी व्यक्ति को करना चाहते हैं, तो वो जो हेयर के अलावा जो प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहते हो, कितनी कर सकते हो आप? 1/3 जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका 1/3। कौन सी प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी, मान लो किसी व्यक्ति के पास 1000 रुपए है, सॉरी किसी व्यक्ति, मान लो, मैं आपको, कौन सी प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी जो उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस और उसके डेप्ट, जो उसके ऋण हैं और उसके जो कफन दफन के जो खर्चे हैं, उन दोनों खर्चों को निकालने के बाद जो संपत्ति बचती है, उस संपत्ति का 1/3, 1/3 हिस्सा जो है वो उस प्रॉपर्टी को विल कर सकता, उससे ज्यादा वो विल नहीं कर सकता। This is limitation regarding to the property in a Muslim law. A Muslim can only bequest only 1/3 of his property after deducting the expenditure of funeral expenses and the debts. जो उसके ऋण बाकी हैं, debts को, उसको वो जो है बाकी जो बचते हैं वो नेट एसेट है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि भाई 10,500 रुपए कोई व्यक्ति छोड़ के गया है, उसमें से 500 रुपए उसके जो फ्यूनरल का खर्चा हो गया, उसके कफन का खर्चा हो गया, और 1000 रुपए उसे किसी को उसको जो है ऋण देना था, डेप्ट देना था, तो बाकी कितना बचा? 9,000 रुपए। तो ये जो 9,000 रुपए बचे हैं, ये इसकी नेट एसेट है। इस एसेट में से वो 1/3 प्रॉपर्टी किसी को भी विल कर सकता है, बाकी प्रॉपर्टी जो है इसके दूसरे हेयर्स में जाएगी। अब इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं? 3-4 एक्सेप्शन है, इम्पोर्टेंट से समझना। 1/3 से ज्यादा अगर वो प्रॉपर्टी किसी को करता है, 1/3 तक तो कर सकता है, अगर 1/3 से ज्यादा अगर करता है तो वो प्रॉपर्टी के लिए हेयर्स की कंसेंट होगी। उससे ज्यादा हेयर की कंसेंट है तो 1/3 से ज्यादा कर सकता, अन्यथा नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा, वसीयतकर्ता के अगर कोई वारिस ना हो, मतलब वसीयतकर्ता का अगर कोई वारिस नहीं है, कोई हेयर ही नहीं है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी पूरी की पूरी किसी को भी विल कर सकता है। अब है कि 1/3 से ज्यादा अगर कस्टम अलाउ करते हैं तो भी हो सकता है। एंड द फोर्थ है कि ये थोड़ा ढंग से समझना कि जब एक, अगर मतलब वारिस जो है हस्बैंड और वाइफ हो, जैसे हस्बैंड मरा हो, उसके बेटा बेटी कोई और कोई नहीं है, सिर्फ वाइफ है, तो ऐसे में 1/3 के अलावा ज्यादा प्रॉपर्टी भी किसी और को भी विल कर सकता है। जैसे हस्बैंड मरा तो वो अपनी सिर्फ पीछे वाइफ छोड़ के मरा है, तो वाइफ के अलावा वो किसी और को विल कर सकता है 1/3 से ज्यादा। पर वाइफ का जो शेयर है वो फिक्स रहेगा। वाइफ का शेयर निकलने के बाद जो प्रॉपर्टी जितनी भी बचती है वो किसी और को पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है विल कर सकता है। तो 4 कंडीशन है। अगर कंसेंट हेयर दे दे, अगर उसके कोई और हेयर्स नहीं हो, अगर कस्टम अलाउ करता हो, और अगर सर्वाइवर जो हेयर है या तो वाइफ है या हस्बैंड है। मान लो वाइफ मरती है और पीछे हस्बैंड बचता है, तो वाइफ भी अपनी प्रॉपर्टी को 1/3 से ज्यादा किसी और को जो है विल कर सकती है, आफ्टर एक्सक्लूडिंग द जो हस्बैंड का शेयर है। हस्बैंड को, मतलब वाइफ के मरने बाद हस्बैंड को कितना मिलेगा, वो शेयर हस्बैंड को मिल गया। उसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टी बचती है वो किसी और को विल कर सकती है, मोर देन 1/3। गॉट इट? मैम वाइफ का तो 1/3 ही माना जाएगा ना? नहीं, वाइफ का 1/3 नहीं होता। वाइफ को जितना उसका शेयर है, अब शेयर क्या होता है, सबका अपना अलग होता है। वाइफ को जो शेयर मिलता है वो 1/6 मिलता है प्रॉपर्टी के। हस्बैंड की प्रॉपर्टी का 1/6 मिलता है, और हस्बैंड को वाइफ की प्रॉपर्टी का 1/3 मिलता है। ये मैंने कहा ना फिक्स शेयर है। अब इसमें मजा, आप ये देख लो कि हस्बैंड अगर मरा तो पत्नी को कितना मिलना चाहिए। जो फिक्स शेयर जो कुरान ने लिख रखा है पत्नी के लिए, जो मुस्लिम लॉ में लिख रखा है कि इतना
शेयर पत्नी को मिलना चाहिए। वो मिलने के बाद जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, जैसे 1/6 मिलता है, तो जब मान लो किसी व्यक्ति के पास उसकी प्रॉपर्टी है, उसका 1/6 उसकी पत्नी को मिल गया, बाकी सारा वो विल कर सकता है, वो बाकी जिसको विल किया उसके पास चला जाए। ठीक है, मैम ये सिर्फ शिया के लिए है या फिर दोनों के लिए? दोनों के लिए, शिया सुन्नी दोनों में। जहां भी डिफरेंस आएगा मैं आपको बताऊंगी। मैम ये गुरु चेला में जैसे गुरु है, उसका कोई पीछे वारिस नहीं है और उसका एक सिर्फ चेला ही है, तो वो चेला ही उसका वारिस कहलाएगा? हाँ, वो वारिस कहलाए, क्योंकि यहाँ पे कस्टम अलाउ होता है। तभी तो मैंने कहा जहाँ पे कस्टम अलाउ करता है, कस्टम द्वारा जहाँ पे वैलिड है, वो कस्टम से जो चलते हैं वो कस्टम के द्वारा चलेंगे। वहां पे ऐसा नहीं कि 1/3 और ऐसा कुछ नहीं होगा, वारिस को नहीं दे सकते इस। ठीक ओके है, मैम। देन कंसेंट। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि हमें कंसेंट चाहिए होती है अगर हम 1/3 से ज्यादा प्रॉपर्टी करते हैं सुन्नीज में। और शिया में शिया में था, हमने पहला शिया में एक्सेप्शन पढ़ा था कि 1/3 प्रॉपर्टी हेयर्स को दी जा सकती है। यहाँ पे भी है कि 1/3 प्रॉपर्टी हेयर्स को दी जाए तो इसमें कंसेंट की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो 1/3 प्रॉपर्टी शिया में हेयर्स को दी जा सकती है। सुन्नीज में जो प्रॉपर्टी हेयर्स को नहीं दी जा सकती, और किसी और को भी अगर 1/3 से ज्यादा देते हैं तो हेयर्स की कंसेंट की आवश्यकता होती है। शिया में भी 1/3 से ज्यादा किसी और को अगर देते हैं तो उसमें हेयर्स की कंसेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पे इसमें शिया और सुन्नी में कोई डिफरेंस नहीं है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, पर वहां पे जो है हेयर्स में थोड़ा सा डिफरेंस था कि 1/3 तक वो दे सकते हैं शिया में। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। यस मैम। एक तो जैसे सपोज करो मैम एक इसमें तो कंसेंट भी एट द टाइम ऑफ, हम्म, हेलो मैम, हाँ इसमें बेटा, कंसेंट ऑफ हायर्स भी एट द टाइम ऑफ डेथ ही देनी होगी या उससे पहले ही, बाद नहीं में? नहीं, सॉरी, आफ्टर, हाँ, आफ्टर द डेथ ऑफ द, आफ्टर द डेथ ऑफ कंसेंट। जैसे शिया डेथ। में मैंने बोला था कि बिफोर भी दे सकते हैं, पर मेनली जो कंसेंट होती है, क्योंकि विल जो एग्जीक्यूट होगी वो आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन होगी ना, उससे पहले तो वो खुद भी बदल जी सकता है। मैं कंसेंट देने का और नहीं जी देने जी। का कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो अपनी विल को खुद बदल सकता है। ओके मैम। अब एक जैसे कोई प्रॉब्लम है कि एक मुस्लिम जो है बी जो नॉन मुस्लिम है, या नॉन मुस्लिम कहेंगे, नॉन हेयर कहेंगे। एक कोई मुस्लिम है वो नॉन हेयर है कोई बी, और एक सी उसका हेयर है, तो 1/3 प्रॉपर्टी जो है उसको देता है, और बाकी जो प्रॉपर्टी वो सी को देता है। और दूसरे हेयर जो है अपनी 1/3 प्रॉपर्टी बी को देते हैं, और बाकी जो हेयर जो है, बाकी जो प्रॉपर्टी है वो 2/3 जो है सी को देता है। दूसरे हेयर जो है इसको कंसेंट नहीं देता है, तो कि बी को प्रॉपर्टी वैलिड होगी या नहीं होगी? नहीं होगी मैम। क्यों? नॉन हेयर को 1/3 तक ही तो दे रहा है। मैम कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? ओके यहाँ पे आपने थोड़ा सा ढंग से नहीं मैम, पढ़ा। यस मैम, हो जाएगी। 1/3 तक तो अलाउड है आई थिंक। अलाउड है। 2/3 जो सी को जो दिए ना वो नहीं होगी। मैं दूसरा पूछने वाली थी, पहले बी को पूछा, आप वो शायद कई बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ पाए, मैं वापस बता दे रही हूँ। एक अमुस्लिम है जिसने बी जो नॉन हेयर है उसको 1/3 तक प्रॉपर्टी दी है, और सी जो हेयर है उसको 2/3 प्रॉपर्टी दी है, बट दूसरे जो हेयर्स है उन्होंने कंसेंट नहीं दी। तो क्या बी को और सी को की गई प्रॉपर्टी पे क्या इफेक्ट होगा? मैंने पहले बी का ही पूछा था, तो बी पर तो अलाउड है क्योंकि वो नॉन हेयर है, 1/3 तक दी है, वेल उसमें दोनों एलिमेंट मिले हुए हैं। सी को जो उसने एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दी है उसमें दूसरे हेयर्स अगर कंसेंट नहीं करते तो नहीं होगी, वो जो प्रॉपर्टी है सी की वो सब में बराबर बंट जाए। समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम। चल, तो दीज आर द लिमिटेशंस का है। अब फिर बाद में आता है, इसमें है कि कई बार जो है
फॉर्मेलिटीज जो है वैलिड विल के लिए जो है, क्योंकि मुस्लिम लॉ से रेगुलर होता है बच्चों, तो ये राइटिंग में हो जरूरी नहीं है। इट मे बी इन राइटिंग और इट मे बी इन ओरल। राइटिंग में हो मतलब वो पन्ने में भी लिख के जा सकता है, इसमें कोई फॉर्मेट मतलब फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं होता। पर आज के कंसर्न में देखे तो ये देखो मैं फिर बता दूं, ये ओल्ड लॉ है, अभी तो कॉडिफाइड नहीं हुआ है। आज सब ऐसे बहुत मुश्किल है कि आप ऐसे किसी पन्ने पे लिख के चले जाओ दूसरे मान जाए। पर क्योंकि लॉ क्या है, हम तो सब्सटेंटिव लॉ पढ़ रहे हैं कि लॉ क्या है, तो लॉ ये है कि ये राइटिंग में और ओरल दोनों तरीके से विल हो सकती है। राइटिंग के लिए कोई प्रिस्क्राइब फॉर्म नहीं है, कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेलिटीज नहीं होती, इसको ऐसे ऐसे लिखना है, वो कैसे भी एक पन्ने पे भी लिख के जा सकता है। बस उसमें दो चीजें होनी चाहिए कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उसका इंटेंशन होना चाहिए उस पर्टिकुलर व्यक्ति को अपना विल देने का। बाकी इसके अलावा जो है कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। ओरल विल में भी जैसे वो बोल के भी जा सकता है कि मैं इसको अपनी इतनी संपत्ति देना चाहता हूँ, तो ओरल विल को एविडेंसली आपको प्रूव करना होता है। बाकी ओरल विल भी इसमें वैलिड है, क्योंकि ये तब की बात है बच्चों जब पुराने जमाने में जबान की बहुत कीमत हुआ करती थी। जिसने जबान दे दी वो मतलब प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो वचनों की बहुत जहाँ कीमत होती थी वो तब की बात है। आज फॉर्म्स चेंज, हाँ अगर वो लिख के अटेस्ट करके देते हैं तो उस विल की एविडेंस वैल्यू ज्यादा होती है। पर हम मुस्लिम लोग में मान के चलते हैं कि विल राइटिंग में विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज किसी पन्ने पे कैसे भी लिख के चला गया वो भी वैलिड होगी, और अगर ओरल इसने सबके सामने कह दिया तो वो भी वैलिड होगी। और अगर कोई टेस्टर लास्ट में विल करना चाहता और बोल नहीं सकता या अनपढ़ है, तो वो इवन अपने साइन के द्वारा, इशारों के द्वारा भी जो है किसी को विल कर सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है अबेटमेंट ऑफ लेगेसी, वसीयत संपदा की कमी। इसमें बच्चे इसको कंसेप्ट को समझ लो। इसमें यो है कि वो जो विल करता है प्रॉपर्टी, कई बार जो विल प्रॉपर्टी की वो ज्यादा विल करी है उसने और उसके पास प्रॉपर्टी बहुत कम रह गई, मतलब उसके पास प्रॉपर्टी कम है पर जो वो विल लिख के चला गया वो बहुत ज्यादा हो गई। तो प्रोपोर्शनेटली कम करके उसको उस लेवल तक लाने के लिए जो रूल्स हैं वो अबेटमेंट ऑफ लेगेसी कहते हैं। इसको प्रॉपर्टी को मोटे मोटे तौर पे दो पार्ट में बांटा गया है। एक है पायस यानी पवित्र वसीयत, और दूसरा जो है वो सेक्युलर बेक्वेस्ट या धर्मनिरपेक्ष या अन्य उद्देश्यों के लिए वसीयत। मतलब विल को दो पार्ट में, पायस और सेक्युलर। तो पायस में भी अगर उसने विल करी है, अगर पायस के लिए उसने कुछ ऐसी विल करी है जो कि पवित्र उद्देश्यों के लिए है, जैसे हज के लिए, जकात, गरीबों के लिए, तो पहले जो विल अगर कम पड़ गई है, जो विल प्रॉपर्टी करके गया वो ज्यादा कर दी पर लास्ट में उसकी प्रॉपर्टी बहुत कम रह गई, तो सबसे पहले जो पवित्र उद्देश्यों के लिए विल को यूज किया जाएगा, उसके बाद सेक्युलर उद्देश्यों के लिए यूज किया। पवित्र उद्देश्य मतलब पायस, मैंने बता दिया पायस बेक्वेस्ट होती है जहाँ पे जो है वो जकात के लिए, नमाज के लिए और हज यात्रा के लिए किसी के लिए विल करके जाता है, तो वो पहले परफॉर्म होंगे। देन सेकंड जो पॉइंट आता है वो है सेक्युलर बेक्वेस्ट, मतलब धर्मनिरपेक्ष दूसरे उद्देश्यों के लिए, मतलब वो किसी और व्यक्ति को विल करके जाता है तो पहले पायस पूरे होंगे फिर वो दूसरे जो है व्यक्तियों को मिलेंगे, और वो उसको रूल 1/3 और शेयर की कंसेप्ट के हिसाब से मिलेंगे और प्रोपोर्शनेटली कम कर दिया जाएगा। जितना मान लो किसी को कहता है कि मैं इसको अपने सपोज करो कोई व्यक्ति है वो कह के जाता है कि मैं इसको 5,000 रुपए इसको देना चाहता हूँ, 6,000 इसको देना चाहता हूँ, तो 5 और 6,000 का जो प्रोपोर्शनेट है उसके मान लो उसके पास 600 रुपए ही बचे, तो उस प्रोपोर्शनेटली 600 रुपए को हिस्से वाइज उसको बांट दिया जाएगा। ये थोड़ा सा है, बस आपको इससे लिखना है कि कभी आगे शॉर्ट नोट ही आता है ज्यादातर, इसमें ये अबेटमेंट ऑफ लेगेसी, विल की डेफिनेशन दी। विल जो देगा दो पार्टों में होगी, पायस और सेक्युलर। अगर विल ज्यादा, अगर प्रॉपर्टी कम है और विल ज्यादा की कर दे तो पहले पायस उद्देश्य पूर्ण किए जाएंगे फिर सेक्युलर उद्देश्य पूर्ण किए जाएंगे, और जिस तरीके से उसने प्रोपोर्शनेटली दिया है उस प्रोपोर्शनेट में संपत्ति को कम करके दे दिया जाएगा। एक आध एग्जाम्पल आपके दिया हुआ होगा, अगर क्लास में होती तो मैं वो एग्जाम्पल करके समझाती, वो आपकी बुक में होगा, नहीं होगा तो आप मुझसे कभी पूछ सकते हैं। देन रिवोकेशन ऑफ विल। विल हम बहुत अच्छे से जानते हैं, रिवोकेशन ऑफ विल कई बार टैग क्वेश्चन पीछे से पूछ रहा था, टैग जैसे पूछ जैसे टैग करके आ जाता है, टैग क्वेश्चन होता है ये।
मतलब रिवोक आप एक्सप्रेस करके भी कर सकते हो, जैसे आपने आज बिल लिखी, फिर कल आपने दूसरी बिल लिख दी, फिर आपको लगा आपने चौथी बिल लिख दी, मतलब तीसरी चौथी, जो लास्ट बिल होगी वो इफेक्टिव होगी। ठीक है, तो आप जब जितनी मर्जी आए, मरने से पहले आप कितनी बार भी अपनी विल को बदल सकते हैं, जो लास्ट विल होगी वो इफेक्टिव होगी। तो इस मतलब वो एक्सप्रेसली जो है अलग अलग, एक बार दो बार जब भी ले, वो एक्सप्रेसली अपनी विल को जो है वो उसको रिवोक कर रहा है। दूसरा इम्प्लाइंड है, इम्प्लाइंड विल कैसे होगी? सपोज करो उसने किसी को जो है मकान गिफ्ट किया, सपोज करो एक मुस्लिम व्यक्ति है, उसने मकान है, उसने मकान बिल लिख दी कि भाई ये मकान जो है मेरे मरने के बाद सी को जाना चाहिए। अब वो फिर बाद में क्या करता है, वो क्या करता है कि वो मकान सी की बजाय वो किसी एक्स को बेच देता है। तो इट मीन्स कि वो इम्प्लाइंड उसने अपनी विल को रिवोक कर दिया। उसने लिखा कुछ नहीं, पर उसने वो मकान अगर बेच दिया है तो इट मीन्स वो उस मकान को अब सी को नहीं देना चाहता। तो विल लिखी हुई वो अपने आप से रिवोक हो जाएगी, उसको वापस विल लिख के रिवोक करने की जरूरत नहीं। तो विल एक्सप्रेस रिवोकेशन या इम्प्लाइंड रिवोकेशन दो तरीके से हो सकती है। अब इंटरप्रिटेशन जो है, विल अगर लिखा होता है, हमेशा किसी विल जो है उसमें सबसे पहले जो है इंटेंशन ऑफ द टेस्टर देखा जाएगा कि टेस्टर की इंटेंशन क्या है, और अगर कोई एम्बिग्यूअस लैंग्वेज है तो उसको इंटरप्रेट ऐसे किया जाएगा ताकि वो बेनिफिशियल हो। अब कई बार क्वेश्चंस आता है, क्या प्रॉब्लम आई हुई है कि एक आदमी है वो ये लिख के जाता है कि मेरे कोई बेटा नहीं है और मैं अपनी पूरी संपत्ति अपने भतीजे को उत्तराधिकार में पाने के लिए गोद लेता हूँ, ताकि मेरा मतलब उसने कहने का मतलब इसका ये है कि मैं अपने भतीजे को गोद लेता हूँ ताकि वो मेरी संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त कर सके। तो कईयों ने कहा कि मतलब वेदर इट इज अ विल और नॉट, चाहे हेयर के रूप में वो लेगा अलग बात है, बट इज इट अमाउंट टू अ विल? तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे वो संपत्ति में ट्रांजैक्शन की कोई बात नहीं। गिफ्ट और विल में जरूरी है कि जो आप प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को मेंशन करें, उस प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन की बात करें। यहाँ पे इनहेरिटेंस की बात करी है, उसने प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की कोई बात नहीं करी, तो यहाँ पे ये कहा जाता है इट इज नॉट अ विल। बट जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा सा हालांकि प्रॉब्लमेटिक नहीं आएंगे। यू आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि कोविड की वजह से आप सबके इतना बहुत सिंपल से क्वेश्चन अब आएंगे तो। पर कई बार ये जो है आपके आरजेएस औरों में जो चीजें हैं ये आती हैं, वहां पूछी जाती है। हालांकि मुस्लिम लोगों का बहुत कम पार्ट आता है आरजेएस और में, तो फिर भी वहां पूछी जाती है। पर हाँ, जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं वहां पे ये क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो आप एक एक एलिमेंट को ढंग से पढ़ें, एलिमेंट के साथ उसके साथ होने वाली चीजों साथ जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी सॉल्व करें। और आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड दिस विल पोर्शन। तो विल में मोटे तौर पे एलिमेंट, टेस्टामेंटरी लिमिटेशन, रिवोकेशन ऑफ विल एंड फॉर्मेलिटीज ऑफ विल, तो दो ही क्वेश्चंस बनते हैं। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी। विल और गिफ्ट में जो मोटा मोटा डिफरेंस है कि गिफ्ट जो है इन द लाइफ टाइम होता है, एंड आप यू कैन गिफ्ट होल ऑफ योर प्रॉपर्टी, आप अपनी संपत्ति को पूरी की पूरी जो है गिफ्ट कर सकते हो। विल 1/3 होता है पूरी में, इसमें जो इसके पीछे जो थॉट है वो ये है कि विल में आदमी जानता है होशोहवास में कि वो जीवन में मतलब जीवित रहते वो खुद ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो वो उतनी उसको जो है अल्लाह उसको इतनी समझ देता है कि वो होशोहवास में सब काम करे। विल में क्या होता है कि आदमी अंडर प्रेशर काम करता है, उसको एक मौत के डर के अंदर काम करता है, इसलिए विल लिखते हुए थोड़ा सा हिचकता है। तो वो अपने जो व्यक्ति उसके रिश्तेदार, जिन्होंने उसके रिश्तेदार उसके घर में पैदा हुए हैं, कुरान कहती है कि जो उसके रिश्ते में उसके जो उसके जो हक है उसके वारिसों का, वो हक नहीं जाना चाहिए। विल गिफ्ट कब करता है? गिफ्ट आदमी जब बहुत परेशान होता है अपने वारिसों को, उसको लगता है कि नहीं मेरे वारिस ढंग से मेरा देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो वो जीते जी अपनी विल कर सकता है, सॉरी गिफ्ट कर सकता है। तो गिफ्ट में पूरी की पूरी प्रॉपर्टी गिफ्ट की जा सकती है, विल में जो है 1/3 तक की लिमिटेशन
रखी गई है। गिफ्ट एंड विल दोनों ही मुस्लिम लॉ से कवर्ड होते हैं, जबकि हिंदू लॉ में विल किससे कवर्ड होता है? हिंदू लॉ में विल प्रॉपर्टी एक्ट से कवर्ड होता है। तो I think all is clear. This is all about the will and all. Any problem regarding this will? Because कि मैं next जो है वक्फ जो है हम next time चालू कल करूँ, कल से शुरू करें, हाँ कल है ना क्लास। तो any problem? मैम इसके नोट्स मिल जाएंगे? बिल थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए। कंफ्यूजिंग लग रहा है नोट्स? देखो Yes, मैं ma'am. ठीक है, मैं देखती हूँ अगर मेरे पास बना के, चलो मैं करती हूँ नोट्स। अभी तो एग्जाम बहुत दूर है, जितने में नोट्स मिल जाएंगे। एनी? थैंक यू मैम। मैम कब तक होंगे एग्जाम? अभी तो कुछ नहीं कह सकते बच्चों। एग्जाम देखो मई जून तो आप भूल जाओ। मई जून तक खाली। मैम बोर्ड परीक्षा आवेदन कब तक भरे जाएंगे? परीक्षा आवेदन मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म की बात कर रहा हूँ। अभी तक तो बच्चा आदमी अपने फॉर्म की चिंता कर रहा है कि वो जीवित रह जाए। यूनिवर्सिटी देखो 17 तक तो बिल्कुल क्लोज है, और मैं बता रही हूँ आपको मई जून जो है समर वेकेशन डिक्लेयर हो चुका है। हालांकि क्लासेस भी आपकी ऑफ हो जानी चाहिए, पर मैंने ये सोचा कि बहुत कम कोर्स बचा है, तो एक बार हम आपका कोर्स कंप्लीट करवा दें, उसके बाद मैं क्लासेस ऑफ कर दूंगी। बाकी मई और जून हमारा समर वेकेशन डिक्लेयर। इन दो समर वेकेशन में तो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। Yes, इट मे बी। मैम ये गिफ्ट में, हाँ बोलो। हेलो हाँ मैम, गिफ्ट में डॉक्ट्राइन ऑफ मुशा समझा देंगे? बिल्कुल। हिब्बा बिल मुशा। ठीक है, आपने थोड़ा सा मूशा वाला सही है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है। किसी और को मूशा का गिफ्ट? देखो मूशा क्या होता है कि आप जब गिफ्ट करते हो तो कई बार डिवीजन से करते हो, ठीक है। इसमें सिंपल है कि जो प्रॉपर्टी डिवाइड की जा सकती है, इसको कंसेप्ट समझें, जो प्रॉपर्टी डिवाइड की जा सकती है उसको डिवाइड करके ही बांटना होगा। जैसे कोई मकान है तो कहते हैं ये मकान जो है कि ये मकान सपोज कोई एक मकान है, वो कहते हैं ये मकान ये दो भाई ले लें। ये दो भाई नहीं, उस मकान का डिवीजन होना चाहिए। तो मकान का डिवीजन प्रॉपर हो सकता है तो आप उसको डिवाइड करके ही दोगे, तो वो उसको बराबर आपको डिवाइड करके। पर हाँ, जो प्रॉपर्टी अनडिविजिबल है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, सपोज करो कि एक ऊपर अपार्टमेंट है और नीचे सीढ़ियां चल रही है ऊपर जाने के लिए, तो ऊपर अपार्टमेंट को तो आप दो में डिवाइड कर सकते हो, पर सीढ़ियों को जो स्टेयर है उसको डिवाइड नहीं कर सकते, वो इनडिविजिबल रहेगा। समझ में आ गया? उसको तो नहीं कर सकते एक सीढ़ी तेरी एक सीढ़ी मेरी। तो जी मैम। ऐसे जो जो गिफ्ट को डिवाइड नहीं किया जा सकता उसको एज इट इज जॉइंटली गिफ्ट करते हैं, वो गिफ्ट ऑफ मूशा कहलाता है। मतलब मकान के साथ सीढ़ियां भी उसमें इन्वॉल्व होगी डिवीजन? हाँ इन्वॉल्व होगी, पर वो दोनों की होगी। मकान जो है वो तो बराबर दो भाइयों में बांटा या तीन भाइयों में बराबर बन सकता है, उसका पोर्शन किया जा सकता है। पर द पोर्शन जो जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता तो उसको हम एसिड जॉइंट, तो गिफ्ट मूशा कहते हैं कि जो डिवाइड करके जो बांटा जा सकता उसको डिवाइड करके ही देना चाहिए, और जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता उसको एज इट इज जॉइंटली आप गिफ्ट कर सकते। ओके मैम, ठीक है। एनी? So leave this class. If you have any problem regarding anything, you can ask me. मैम एक प्रॉब्लम मेरी मैम, जैसे विल में अगर है ना सपोज 5 बच्चे हैं किसी के, एंड डेथ के टाइम अगर लाइक किसी की डेथ हो जाती है और जो एक भी जना अगर लाइक सॉरी मतलब अगर 4 जने हैं 5 जने हैं, 5वें जने को मतलब वो पूरे जो दे रहा है सारी ठीक है, और 4 जने सहमति नहीं हो रहे, तो फिर उस 5 को मिलेगी कैसे फिर वो? पांचों हेयर है, आप ये कह रहे हैं पांचों हेयर हैं और एक जने को उसने दी है, तो एक जने को उसने विल कर दी। यस मैम। ठीक है ना? तो एक जने को विल, देखो पहली बात तो 1/3 से ज्यादा विल कर ही नहीं सकता। यस यस यस।
प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो बाकी 1/3 प्रॉपर्टी सब में बटेगी, और 1/3 भी अगर वो दे रहा है, एक को अगर उसने एक हेयर को गिफ्ट मतलब विल कर दी है और चारों राजी नहीं है, तो वो विल वैलिड नहीं होगी, और वो 1/3 प्रॉपर्टी भी पांचों में बराबर बटेगी। ओके ओके, यस मैम। आई होप नाउ आई थिंक आई मे लीव द, चलो फिर नेक्स्ट मैम, कल जो है, हाँ बेटा जो दिव्या। कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैम, जब ये आप लोगों के लिए समर वेकेशन स्टार्ट होगा मैम, आप थोड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दीजिएगा ना, जिनको मतलब पॉजिटिवली हमको कवर करना ही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैं इसलिए तो मैं बताती हूँ, जैसे मैंने बिल पढ़ाया तो अब मैंने बता दिया कि ये मोटे मोटे तौर पे 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको अब समझ में आ जाना चाहिए 2 क्वेश्चन को कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। और बच्चों में और बता जी दूं आपको कि जब भी आप क्वेश्चन जो आया है उसको आप जब क्वेश्चन करें तो आप अपने पॉइंट्स बना ले, पॉइंट्स इन द सेंस, जैसे मान लो कि अब एलिमेंट ऑफ विल है, अगर हम कह रहे हैं व्हाट आर द वैलिड एलिमेंट्स ऑफ द विल या वैलिड रिक्विजिट्स ऑफ द विल, तो आप जो क्वेश्चंस लिखेंगे पहले विल की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर देयर आर 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स को लिखेंगे, फिर 4 एलिमेंट्स में भी अगर 2-4 हैं तो उन एलिमेंट्स को लिखेंगे, एक-एक केस अगर आप लिख सकते हैं तो लिखें, नहीं तो आप पॉइंट में डिवाइड करके लिखेंगे और पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे। देखो बच्चों, 3 महीने करीबन हम पढ़ते हैं, इससे ज्यादा कोई बच्चा नहीं पढ़ता। 3 घंटे में हम अपना पेपर देते हैं और 3 मिनट में कॉपी चेक होती है। तो इतना क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज हों, बाकी को तो थोड़ा सा हम देख के पता चल जाता है कि, और ये कि जो कह रहे हैं ना फिल्म स्टोरी लिखते हैं, नहीं बच्चा फिल्म स्टोरी पकड़ी जाती है, तो पॉइंट्स अगर लिखे हुए होते हैं तो बड़ी इंप्रेसिव सी लगती है कॉपी, और बीइंग ए ह्यूमन नेचर है, बड़ी इंप्रेसिव होता है, तो जहाँ 5 नंबर दें या 10 नंबर दें वो 12 भी दे सकते हैं, तो 2-2 नंबर भी बढ़ते हैं तो परसेंटेज का फायदा होता है। तो हमेशा कॉपीज में नीट एंड टाइडी पॉइंट्स में लिखो, अपने पॉइंट वाइज करके हर क्वेश्चन को पॉइंट में डिवाइड कर दो, जितना क्वेश्चन को डिवाइड करके लिख सकते हो वो ज्यादा अच्छा रहता है, इंप्रेसिव रहता है, इवन नॉट इन दिस एग्जामिनेशन, इवन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो, ठीक है। और मैं हम बता देंगे, बिल्कुल 100% बताएंगे कि इम्पोर्टेंट क्या है एट द टाइम ऑफ एग्जाम, जब आपके आ जाए तो डेफिनेटली वी विल मेक श्योर कि भी क्या इम्पोर्टेंट है, कुछ सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट टीचर आपको इम्पोर्टेंट बता देगा। एनीथिंग एल्स? So we leave the class now, then we will meet tomorrow and start our work, okay? Okay ma'am, thank you. God bless you बेटा। थैंक यू मैम। थैंक यू, और अच्छे से रहो, बाहर मत निकलना, यूनिक के बाहर घूमो, और बाकी बहुत टफ कंडीशन है। इवन इन यूनिवर्सिटी आल्सो वी हैव लॉस्ट 4 or 5 यूनिवर्सिटी मेंबर्स, 2 टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एंड ऑल। सो प्लीज बच्चा सब बहुत सेफली और अच्छे से घर में रहें, and take care. God bless you. Thank you ma'am. Okay, thank you. थैंक यू मैम।